हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो टॉपिक हम उठाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन। मैकेनिक्स का बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है ये। और फ्रिक्शन टॉपिक इस तरह का है कि ये आपको एक इल्यूजन देता है। ऐसा लगता है कि एक बार फ्रिक्शन पढ़ने के बाद कि हम फ्रिक्शन को समझ गए हैं, हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आगे जाकर कहीं ना कहीं हमें ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देता है। बिकॉज फ्रिक्शन हमारा पीछा लास्ट तक नहीं छोड़ता है पूरे मैकेनिक्स में। इवन आफ्टर दैट ट्वेल्थ में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स में ये फ्रिक्शन का यूज़ होता ही रहता है। ठीक है। तो आज जो हम ये वीडियो लेने वाले हैं, इस वीडियो में आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे से चमकने वाला है कि किस तरह से फ्रिक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, किस टाइप का फ्रिक्शन होगा, क्या डायरेक्शन होगी, कब कहाँ फ्रिक्शन होगा, कब नहीं होगा। सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक में जाकर हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट पर फोकस करने वाले हैं कि किस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को समझें, कैसे फ्रिक्शन को आइडेंटिफाई करें, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएँ हम, कैसे हमें वो फील आए फ्रिक्शन का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वाई एंड व्हेन फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, यानी कि फ्रिक्शन लगता कब है। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि कब फ्रिक्शन लगेगा, कब हम बोल सकते हैं कि अभी फ्रिक्शन लगेगा, अभी नहीं लगेगा। तो उन कंडीशंस पे, उन सिचुएशंस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वन बाय वन मैं कुछ यहाँ पर सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग भी अपने माइंड में सोचें और आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर साइमल्टेनियसली आप मेरे साथ में अपने साथ में सोचेंगे अपने आप और मुझे आंसर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर इश्यूज हैं और कहाँ पर नहीं है, कितना कॉन्सेप्चुअली आप लोग क्लियर है फ्रिक्शन को लेकर के, कितना नहीं है, और किस तरह के डाउट्स हैं जो कि वीडियो में आगे चलने पर वो क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है। तो सपोज मेरे पास में यहाँ पर एक ब्लॉक मैंने रखा हुआ है एक सरफेस पर। इस ब्लॉक का मास m है और ये ब्लॉक रखा हुआ है सिर्फ, इट इज एट रेस्ट। रेस्ट पर ये रखा हुआ है। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन होगा? तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आएगा कि क्या सरफेस रफ है। तो लेट्स से कि सरफेस इज नॉट रफ, सरफेस इज स्मूथ। तो सरफेस स्मूथ है, तो सरफेस स्मूथ हो गई, रफ नहीं है, तो फ्रिक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नो फ्रिक्शन, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, फ्रिक्शन होगा ही नहीं। दूसरा सिचुएशन में ले लेता हूँ। ब्लॉक है, रेस्ट पर रखा है और सरफेस स्मूथ नहीं है, सरफेस है रफ, रफ सरफेस है। क्या फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा। रफ सरफेस है फिर भी नहीं है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सपोज ये सरफेस, सरफेस रफ है, ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स लगाया हुआ है। फोर्स लगाया लेकिन ये अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इट इज स्टिल एट रेस्ट। क्या फ्रिक्शन होगा? यस, देयर विल बी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पर होगा। फोर्स है, रफ है, रेस्ट पर है, चल नहीं रहा है, फ्रिक्शन होगा। एक और सिचुएशन में बनाता हूँ। यहाँ पर ब्लॉक है, रखा हुआ है, सरफेस रफ है, फोर्स मैंने लगाया है एंड ब्लॉक इज मूविंग, चल रहा है ब्लॉक भी। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन होगा? यस, फ्रिक्शन होगा। एक और कंडीशन में ले लेता हूँ। यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ठीक है, किसी सर्टेन टाइम पर इसका वेलोसिटी v है, ये मूव कर रहा है, इट इज मूविंग। फोर्स यहाँ पर कोई नहीं है एक्सटर्नल, और ये सरफेस रफ है। क्या अभी भी यहाँ पर फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? यस, देयर वुड बी फ्रिक्शन। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम कुछ चीज़ें कंक्लूड करना चाहें कि क्या क्या सिचुएशंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या इशू है क्या नहीं है। ठीक है, तो कुछ यहाँ से बेसिक पॉइंट्स हम देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो देयर हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेसेस। जैसे कि यहाँ पर ये ग्राउंड सरफेस और ब्लॉक का सरफेस, सो कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस। तो सबसे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, बिना कांटेक्ट के तो फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो कांटेक्ट तो होना ही चाहिए। तो कांटेक्ट होना चाहिए बिटवीन द सरफेसेस। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? सरफेस हैज टू बी रफ। जो कांटेक्ट सरफेसेस हैं वो क्या होने चाहिए? रफ होने चाहिए। स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन नहीं होगा। दूसरा क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर होना चाहिए रिलेटिव
मोशन बिटवीन सरफेसेस, सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। जैसे कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ तो नहीं कर रहा। फिर यहाँ कैसे हो गया? तो यहाँ पर एक और कंडीशन आती है, इधर देयर हैज टू बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेस और देयर इज एन attempt of relative motion, attempt of relative motion। अच्छा, अटेम्प्ट ऑफ रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ ना इसको मूव करवाने के लिए, कोशिश तो कर रहा हूँ। देयर इज एन अटेम्प्ट दैट देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, हो नहीं रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट देयर इज एन अटेम्प्ट। अब यहाँ देखें, यहाँ भी रेस्ट पर था, यहाँ भी रेस्ट पर था, यहाँ तो स्मूथ था, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर रेस्ट पर था, लेकिन यहाँ कोई अटेम्प्ट नहीं था। ठीक है, यहाँ रिलेटिव मोशन है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करके बताऊँ, यहाँ पर रिलेटिव मोशन है, इस केस में भी रिलेटिव मोशन है, और इस केस में क्या है? इस केस में अटेम्प्ट है, और यहाँ कोई अटेम्प्ट भी नहीं है और रिलेटिव मोशन भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ से। ठीक, और इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ यहाँ से और भी हम देखें कि देयर शुड बी प्रेशर बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में प्रेशर हो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो। जैसे कि ये ब्लॉक है, इस पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है? mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। और ऐसा सभी केसेस में ही है, क्योंकि यहाँ सिंपल केसेस हमने लिए हुए हैं, तो तीनों केसेस में क्या है? यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यानी कि कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में क्या है? प्रेशर है, कुछ वहाँ पर दबाव की स्थिति है, दोनों के बीच में प्रेशर है। सिर्फ ऐसा नहीं कि टच किया हुआ है, देयर हैज टू बी प्रेशर। ओके, प्रेशर शुड बी देयर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए तो फ्रिक्शन आएगा। इसको थोड़ा सा और चीज़ हम समझते हैं, यहाँ पर जो मैं प्रेशर की बात कर रहा था उसको हम और थोड़ा सा खुल के डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूँ कि सपोज ये इस तरह से ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर बिल्कुल इसके साथ वॉल के साथ में कांटेक्ट होकर के रखा है। ठीक है, अब ये इसके साथ टच में तो है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच प्रेशर है? नहीं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका mg नीचे लग रहा है और इसका नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली इधर लग रहा है। क्या इस डायरेक्शन में कोई नॉर्मल रिएक्शन होगा? नहीं होगा। नो प्रेशर बिटवीन स्फीयर एंड वर्टिकल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन अगर होगी जहां पर सिर्फ कांटेक्ट है लेकिन कोई प्रेशर नहीं है, तो भी फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखिए, प्रेशर से क्या लेना देना है, नॉर्मल रिएक्शन से क्या लेना देना है, और रफ सरफेस, ये चीजें क्या करती है? एक वर्चुअल वेल्डिंग क्रिएट करती है। क्या वर्चुअल वेल्डिंग का मतलब हुआ? इसको हम देखते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका वेट होगा, ऑब्वियसली देयर वुड बी प्रेशर बिटवीन दिस कॉन्टेक्ट सरफेसेस, बिटवीन दीज टू कॉन्टेक्ट सरफेसेस। कॉन्टेक्ट सरफेसेस में क्या है? ये नीचे वाला सरफेस है और ब्लॉक का सरफेस है, जो दोनों कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, अब इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें दोनों सरफेसेस को, तो ये सपोज हमारा ये ब्लॉक का सरफेस है, ऊपर वाला इस तरह का कुछ। ठीक है, और हमारा जो ये ग्राउंड है उसको भी हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो ये ग्राउंड का सरफेस कुछ इस तरह का हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड का सरफेस हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया? इट्स काइंड ऑफ इंटरलॉकिंग, इट इज सॉर्ट ऑफ इंटरलॉकिंग। तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि हम किसी भी सरफेस को देखें तो वो कितनी भी स्मूथ नजर आ रही हो बाहर से, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर देयर वुड बी सम पिट्स एंड देयर वुड बी सम होल्स एंड देयर वुड बी सम इनकंसिस्टेंसी
थ्रू दैट सरफेस। तो वो जो इनकंसिस्टेंसी होगी, तो इस तरह के वहाँ पर जिगजैग टाइप शेप, पिट्स, होल्स और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये क्या होगी, एक इंटरलॉकिंग क्रिएट हो जाएगी दोनों सरफेसेस के बीच में। इस तरह से कुछ इंटरलॉकिंग वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। उसके साथ साथ में इंटरलॉकिंग वहाँ पर हो जाएगी, साथ ही प्रेशर होगा, और साथ ही साथ दोनों जो सरफेसेस हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये सब चीजें मिल करके किस चीज में कंट्रीब्यूट करती हैं, एक तरह का ये वर्चुअल वेल्डिंग क्रिएट कर देती हैं। क्या क्रिएट कर देती हैं, एक वर्चुअल वेल्डिंग क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह का कांटेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, प्रेशर की वजह से, इंटरलॉकिंग की वजह से, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि सरफेस रफ है। ठीक है, रफ सरफेस नहीं होती, तो इसीलिए इसको यहाँ पर मैं ये रफ भी ऐड कर लेता हूँ। तो रफ सरफेस है, इसी वजह से इंटरलॉकिंग है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो वैसे भी हो सकता है, प्रेशर वैसे भी हो सकता है, लेकिन इंटरलॉकिंग का मेन रीजन क्या है, रफ सरफेस होना है। ठीक है, तो ये रफ सरफेस होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये सारी चीजें होती है, और इसी वजह से एक तरह का वर्चुअल वेल्डिंग वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, उनके बीच में कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाता है, और एक तरह का जुड़ाव हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं एक वर्चुअल वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग भी इसको कहा जाता है, इधर कोल्ड वेल्डिंग और वर्चुअल वेल्डिंग। तो ये एक हमने कॉमन टर्मिनोलॉजी इसको दिया हुआ है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से अब क्या है, रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्रिक्शन क्या क्या हो गई, रफ सरफेस तो होना ही चाहिए, इट इज कंप्लीटली नेसेसरी। दूसरा रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। तो कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन हो, या जिसको हम कह रहे हैं कि प्रेशर हो। ठीक है, और ये रफ सरफेस और नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिला करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं वर्चुअल वर्चुअल वेल्डिंग। ये दोनों चीजें होगी तो अपने आप वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगी, हम कह सकते हैं वर्चुअल वेल्डिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। अब ये दोनों तो होना ही चाहिए, इसके साथ में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन, या तो रिलेटिव मोशन और एन अटेम्प्ट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। तो ये सारी कंडीशंस नेसेसरी हैं, ऐसा नहीं कोई एक भी हो, सिर्फ रफ हुआ तो काम चल जाएगा, नहीं। रफ भी होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए, नहीं वेल्डिंग बननी चाहिए, उसके बाद में या तो रिलेटिव मोशन हो यानी कि वो वेल्डिंग ब्रेक हो, या देयर इज एन अटेम्प्ट ऑफ रिलेटिव मोशन यानी कि वो वेल्डिंग ब्रेक होने का अटेम्प्ट हो। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज हमारे घर में क्या होता है कि सपोज कोई ब्लॉक रखा हुआ है, कोई बहुत बड़ा बेड है सपोज, या कोई टेबल है, उसे हम मूव करवा रहे हैं, उसे मूव करवा रहे हैं हम, तो हम पुश करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, थोड़ा फोर्स लगाया मूव नहीं किया, थोड़ा फोर्स लगाया मूव नहीं किया, क्यों नहीं किया, वर्चुअल वेल्डिंग है। अब हम और फोर्स बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें वो वेल्डिंग को ब्रेक करना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी वहां पर फ्रिक्शन लग रहा है उस वर्चुअल वेल्डिंग की वजह से। तो जब हम फोर्स की लिमिट बढ़ाते हैं, एक मोमेंट ऐसा आता है जब वेल्डिंग ब्रेक हो जाती है और वो जो टेबल है वो स्लाइड करने लगता है, रिलेटिव मोशन वहां होने लगता है। तो दोनों चीजें हुई, अटेम्प्ट भी था, फिर रिलेटिव मोशन भी था, तो वहां पर दोनों चीजें होनी चाहिए। और उसके पहले रफ और नॉर्मल रिएक्शन, यानी वेल्डिंग तो होगी, फिर वेल्डिंग को हम या तो ब्रेक करने की कोशिश करें या वेल्डिंग ब्रेक हो जाए, दोनों ही केसेस में फिर फ्रिक्शन आएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की। तो ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो सोचिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से क्लियर कर दूंगा दूसरा वीडियो बना करके। बट ये चीज़ आपकी अगर क्लियर हो जाती है तो किसी भी तरह के फ्रिक्शन के क्वेश्चन में आपको अप्रोच करने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो सब मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, फील आना, चमकना ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब वेल्डिंग स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं। मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि वेल्डिंग जो है किस तरह से डेवलप हो रही है, कि कोई ब्लॉक रखा है, इसका मास m है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। अब रफ सरफेस होता है तो उसके लिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी होते हैं, एक होता है म्यू एस और एक होता है म्यू के। म्यू एस होता है स्टेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और म्यू के होता है काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट।
ओके। अब ये जो म्यू एस और म्यू के होते हैं, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि म्यू एस जो है स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दिया होता है म्यू के का, म्यू म्यू का, तो उसमें म्यू एस और म्यू के दोनों सेम ही हम यूज करते हैं, एक ही वैल्यू यूज करते हैं दोनों के लिए। कई बार अलग अलग भी दिया होता है, बट देर इज स्लाइटली डिफरेंस, देर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के। म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के, इतना सा डिफरेंस होता है कि थोड़ा सा बड़ा होता है म्यू एस म्यू के से, अदरवाइज ज्यादातर क्वेश्चन में सेम ही दिया होता है, ठीक। अच्छा, अब ये जो म्यू एस और म्यू के है, ये कोफिशिएंट है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करते हैं सरफेसेस के नेचर पर। सरफेसेस जितना रफ होगा उतना ज़्यादा इनका वैल्यू होगा। किस मटेरियल से सरफेस बना है, सरफेस का एरिया कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मटेरियल किस तरह का, नेचर किस तरह से का है, रफनेस कितनी है, स्मूथनेस कितनी है, उस चीज़ों पर यानी नेचर पर बेसिकली डिपेंड करता है। ठीक हो गई बात। तो ये रफ दिया हुआ है, इसके लिए म्यू एस म्यू के दिए हुए हैं हमें सरफेसेस के बीच में, ठीक। अब यहाँ पर वेल्डिंग स्ट्रेंथ का मतलब मैंने वेल्डिंग आपको बताई थी कि वेल्डिंग कैसे हो जाती है। प्रेशर लगता है, वहाँ पर पिट्स होते हैं, वहाँ पर इंटरलॉकिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होती है, ये सारी चीज़ों को मिला करके एक म्यूचुअल इफेक्ट से यहाँ पर एक वेल्डिंग सी क्रिएट हो जाती है, एक बॉन्डिंग हो जाती है, जिसे हम कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। अब वो वेल्डिंग कितनी मजबूत है, इसका आइडेंटिफिकेशन किससे के थ्रू होता है? मैथमेटिकली वेल्डिंग स्ट्रेंथ के थ्रू होता है। तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, वेल्डिंग स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वहाँ पर सरफेसेस के बीच में वो, और सरफेसेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसको ध्यान रखें आप। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन हम यहाँ देखेंगे, तो एम जी तो यहाँ है ही, है ना, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? एम जी के, वर्टिकली तो बैलेंस्ड है। तो यहाँ से जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ आएगा इस केस में वो कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू एम जी। अगर इंक्लाइंड प्लेन पर कोई सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन है, और यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, एम मास का, तो इस पर जो फोर्सेस होंगे एम जी, उसके कंपोनेंट हमें पता है। इधर क्या आता है? एम जी साइन थीटा, इधर आ जाता है एम जी कॉस थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन, और सपोज इसके लिए म्यू एस गिवन है, रफ सरफेस है, तो इसका वेल्डिंग स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन और म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। तो ये इसका वेल्डिंग स्ट्रेंथ हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेल्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अभी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, अभी तक हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा यहाँ से कि किस किस तरह से जो है फ्रिक्शन लग सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फ्रिक्शन लगने के लिए। रफ सरफेस हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, यानी कि प्रेशर हो दोनों सरफेस के बीच में, यानी कि वेल्डिंग हो जाए, ठीक हो गया। और वेल्डिंग के बाद उस वेल्डिंग को ब्रेक करने की अटेम्प्ट हो, या वो ब्रेक हो जाए, यानी कि या तो रिलेटिव मोशन हो सरफेसेस के बीच में इस तरह से, या रिलेटिव मोशन का अटेम्प्ट हो, ठीक। ये हमारी रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की। उसके बाद वेल्डिंग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैंने बता दिया, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस की, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि सपोज ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसके लिए म्यू एस म्यू के, सरफेस रफ है, सब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी हम जान रहे हैं, क्योंकि फ्लैट सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन एम जी होगा। इसका वेल्डिंग स्ट्रेंथ भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि वेल्डिंग स्ट्रेंथ आ गया म्यू एस इंटू एम जी। ये वेल्डिंग स्ट्रेंथ आ गया, सब चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब अभी तक कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, जैसा हमने पहले बात की, सिर्फ वेल्डिंग से काम नहीं चलता है। अब या तो वेल्डिंग अटेम्प्ट करने की कोशिश हो, या वेल्डिंग टूट जाए, यानी कि रिलेटिव मोशन हो, या रिलेटिव मोशन का अटेम्प्ट हो। तो मैं वो अटेम्प्ट करवा रहा हूं, मैं ये फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहला केस लेते हैं, इफ दिस एफ, इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, इज लेस देन और इक्वल टू वेल्डिंग स्ट्रेंथ, यानी कि ये जो फोर्स मैंने लगाया है ये वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम है या उसके इक्वल है, तो क्या सिचुएशन होगी, उस बारे में हमको डिस्कस करना है। देखिए, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप घर में कोई टेबल को जो है मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, काफ़ी देर तक फोर्स लगाया, मूव हुई नहीं, लेकिन एक पॉइंट के बाद फोर्स बढ़ाने पर वो मूव हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ है वो है 100 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि न्यूटन में ही आएगा ये, म्यू एस का कोई यहाँ पर जो है डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। एम जी फोर्स हो गया, वेट हो गया, न्यूटन में आएगा, वेल्डिंग स्ट्रेंथ न्यूटन में आ जाएगी, ठीक। 100 न्यूटन। अब मैंने फोर्स लगाया यहाँ पर 20 न्यूटन, क्या मैं इस वेल्डिंग को ब्रेक कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा।
वेल्डिंग टूटेगी? नहीं टूटेगी। अच्छा, वेल्डिंग भी नहीं टूट रही और ये मूव भी नहीं कर रहा, ये तो न्यूटन लॉ का जो है खिलाफत हो गया। क्योंकि न्यूटन लॉ क्या कहता है कि अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, मूव करना चाहिए। अब ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको कोई ना कोई अपोज कर रहा है, कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है इस फोर्स को। तो वो कौन होगा? वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आएगा वो भी कौन सा वाला? स्टैटिक वाला। स्टैटिक क्यों कह रहे हैं हम? स्टैटिक इसलिए आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है अभी भी रेस्ट पर है। रेस्ट पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमने फोर्स लगाया था वो वेल्डिंग को तोड़ नहीं पाया है। तो इस केस में इफ फोर्स इज लेस देन वेल्डिंग स्ट्रेंथ तो क्या होगा? तो ये होगा कि वेल्डिंग इज नॉट ब्रोकन, वेल्डिंग ब्रोक नहीं होगी। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा। ठीक, उसके साथ में क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो फोर्स अटेम्प्ट कर रहा है रिलेटिव मोशन का, तो उसको, जिसको एफ हमने यहाँ पर कहा हुआ है, तो उसको कौन बैलेंस करेगा? उसको बैलेंस करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वो किसके इक्वल होगा? इस फोर्स के इक्वल ही होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, क्योंकि इसको बैलेंस करना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, तो मेरी लिमिट कितनी है वेल्डिंग स्ट्रेंथ की? 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन तक में वेल्डिंग नहीं ब्रेक होगी। 30 लगाया मैंने तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 40 लगाया 40 आ जाएगा। 50 लगाया 50 आ जाएगा। 60 एक्सटर्नल लगाऊंगा तो 60 स्टैटिक आ जाए। तो ऐसा 100 तक चलता रहेगा। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू जो होता है वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो क्या होता है? वेरिएबल होता है और सेल्फ एडजस्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी मैंने 20 लगाया, अभी मैं यहाँ से हटा करके इसको कर दूं 30, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? तुरंत 30 एडजस्ट हो गया। 40 कर दिया तो 40 हो जाएगा। तो सेल्फ एडजस्टेबल है, ना फिक्स है और ना ही ये खुद को ना ही ये हम कह सकते हैं कि ये तो एक तो फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि फिक्स ही रहेगा। तो ये एक तो वेरिएबल है और सेल्फ एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर लेता है खुद को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जितना बैलेंसिंग करना हो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो इसने एडजस्ट कर लिया, आप बढ़ाते जाएं ये बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका वैल्यू कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। कि अगर मैं कोई फोर्स लगाऊं ही ना तो क्या मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी? फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि कोई अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो जीरो रहेगा। और मैक्सिमम कितना जा सकता है? ये अप टू वेल्डिंग स्ट्रेंथ। जैसे मैंने कहा ना, अगर वेल्डिंग स्ट्रेंथ 100 यूनिट तक है तो 100 न्यूटन तक का फोर्स मैं लगा सकता हूँ, वो बैलेंस कर लेगा। तो ये भी चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ये हो गया। उसके बाद अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं यहाँ पर, कि डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द फोर्स अटेम्प्टिंग रिलेटिव मोशन। यानी कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन स्टैटिक की वही होगी अपोजिट टू द फोर्स जो कि अटेम्प्ट कर रहा है रिलेटिव मोशन का। तो सिंपल भाषा में आप इसको इस तरह से ध्यान रखें कि अगर कोई भी फोर्स लग रहा है, वो रिलेटिव मोशन करवाने की कोशिश कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम ही यही है कि वो उस रिलेटिव मोशन को रोके। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का काम है। तो जितना वो फोर्स हमने लगाया है स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लगेगा और उतनी ही वैल्यू का लगेगा। हाँ, अगर ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो वेल्डिंग स्ट्रेंथ की लिमिट को क्रॉस कर जाए तब तो वेल्डिंग ही टूट जाएगी और स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में रहेगा ही नहीं। ठीक है,
तो ये बात है। तो अभी तक चीज़ क्लियर हो गई कि 100 न्यूटन अगर वेल्डिंग स्ट्रेंथ है तो मैं फोर्स 10 लगाऊंगा तो 10 स्टैटिक लग जाएगा, 30 लगाऊंगा तो 30 स्टैटिक लग जाएगा, 50 न्यूटन लगाऊंगा तो 50 न्यूटन वुड बी द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इन अपोजिट टू दैट एक्सटर्नल फोर्स। और ऐसा कब तक चलेगा? अप टू मैक्सिमम लिमिट विच इज वेल्डिंग स्ट्रेंथ। तो 100 न्यूटन तक ऐसा चलेगा। 100 न्यूटन तक मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसे कौन बैलेंस कर देगा? उसे स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग में कंडीशन ली है कि इफ वेल्डिंग एफ इज लेस देन वेल्डिंग स्ट्रेंथ, तो लेस देन इक्वल टू वेल्डिंग स्ट्रेंथ तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। ओके, क्योंकि वेल्डिंग ब्रोक नहीं होगी, रेस्ट पर होगा, ये सारी चीजें। अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब काइनेटिक फ्रिक्शन को समझते हैं सेम एग्जांपल से। तो ये हमने यहाँ पर वही ब्लॉक ले लेना है। ठीक है, वही सब है, म्यू एस है, म्यू क्या है, वेल्डिंग स्ट्रेंथ हम निकाल चुके हैं, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन ऑलरेडी सब कैलकुलेटेड है। ये फोर्स मैंने लगाया हुआ है, रफ सरफेस है। अब हम कंडीशन ले रहे हैं इफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इज ग्रेटर देन वेल्डिंग स्ट्रेंथ। अब क्या हो गया, जैसा मैंने 100 न्यूटन माना था, अब सपोज मैंने 110 का फोर्स लगा दिया, तो क्या ये वेल्डिंग इसको बैलेंस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, वेल्डिंग तो टूट जाएगी। तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में दूसरा सिनेरियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेल्डिंग विल बी ब्रोकन, तो वेल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस, जो कॉन्टेक्ट सरफेसेस है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। यानी ये जो कैपिटल एम ब्लॉक है राइट हैंड साइड मूव करने लगेगा इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ तो हमने ये रेस्ट में ली हुई है जो बॉटम सरफेस है, अदरवाइज दोनों मूविंग सरफेसेस भी हो सकती है, वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो रिलेटिव मोशन होगा सरफेसेस के बीच में। काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले। तो क्या हो जाएगा? अभी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अब ये रिलेटिव मोशन होने लग गया। रिलेटिव मोशन कब तक नहीं था? जब तक वेल्डिंग नहीं टूटी थी। वेल्डिंग कब तक नहीं टूटी थी? जब तक वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम जो है ब्रेकिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया था। और तब तक क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन था। तो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। अब वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स लगाया, वेल्डिंग ब्रेक हो गई, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। एंड वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज कांस्टेंट। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। कितना होता है? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेकर म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन वेल्डिंग स्ट्रेंथ तक वेरी करता है। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन एक बार लगा तो उसका वैल्यू फिक्स ही रहेगा, चाहे स्पीड कम हो ज़्यादा हो, फोर्स को बढ़ाएं घटाएं कुछ भी करें, डजेंट मैटर। ठीक है, तो एक बार अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन इतना ही रहेगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is always opposite to the direction of relative motion। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है किसी भी टाइम, मान लिया इसका वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है इसका अपोज करेगा इस रिलेटिव मोशन का। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा हमेशा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ सारे। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन के सारे पॉइंट्स हमने बताए, ये काइनेटिक फ्रिक्शन के जो सारे पॉइंट्स बताए, ये सब आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इतना रियलाइज नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में जब आप इनको अप्लाई करके देखेंगे, किसी भी क्वेश्चन में जब इनको आप क्वेश्चन के साथ साथ में देखेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आपको बहुत बेहतरीन चमकेगा कि इनका क्या जो है ट्रू सेंस है। तो यहाँ पर आपको मैं सब चीज़ बता चुका हूँ कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टैटिक कब होगा, काइनेटिक कब होगा, स्टैटिक का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा, काइनेटिक का मैग्नीट्यूड कितना होगा, काइनेटिक का डायरेक्शन क्या होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट हमने डिटेल डिस्कस कर ली हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि यहाँ से हम जो है डायरेक्शन भी देख सकते हैं। डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव
जो वेलोसिटी है या रिलेटिव मोशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी फिक्स है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्राफ की। कौन से ग्राफ की? फिर से वही ब्लॉक, वही फोर्स और वही म्यू एस म्यू के, और यहाँ पर वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर। ग्राफ किस किस के बीच में मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ? ग्राफ में ड्रॉ करना चाह, ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है फ्रिक्शन का। ये आपसे वैसे तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी बहुत बेसिकली कहीं भी पूछ लिया जा सकता है, या फिर इसको रिलेट करके कोई क्वेश्चन आ सकता है, बट ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं वर्टिकल एक्सिस पर फ्रिक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये फोर्स, जो ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया, और इधर क्या लगेगा? ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अब ये फ्रिक्शन स्टेटिक भी होगा कुछ टाइम तक, जब तक वेल्डिंग नहीं टूटेगा, और वेल्डिंग टूटने के बाद ये काइनेटिक भी हो जाएगा। तो सिर्फ मैंने फ्रिक्शन लिखा है, ना स्टेटिक लिखा है ना काइनेटिक। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ती है बात। तो सपोज वही मैं ले लेता हूँ एग्जांपल, कि मान लिया मेरा वेल्डिंग स्ट्रेंथ जो है 100 यूनिट का है, और ये फोर्स मैंने जो है स्टार्ट किया है 0 से। तो 0 लगाया तो कोई फ्रिक्शन नहीं। अब मैंने 10 लगाया तो 10, 100 लगाया 50 लगाया तो 50 स्टेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, 60 लगाया 60। तो यानी कि जितना मैं फोर्स लगाऊंगा उतना ही मेरा स्टेटिक फ्रिक्शन आता जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक मैं मैक्सिमम पॉसिबल स्टेटिक फ्रिक्शन तक नहीं पहुंच जाता। और मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, यानी कितना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा सकते हैं? 100। भाई मान लीजिए इसका वैल्यू 100 है, तो मैं ये 100 अगर मैंने लगाया तो उसको अपोज करने के लिए 100 लग गया। लेकिन जैसे ही मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स 110 किया, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा? नहीं, अब ये काइनेटिक आ जाएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ नहीं सकता। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कितना लगता है यहाँ पर आपका? ये लगता है वेल्डिंग स्ट्रेंथ के इक्वल। जब मैंने फोर्स जो है वो वेल्डिंग स्ट्रेंथ के इक्वल कर दिया, तो यहाँ जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन लगा वो भी वेल्डिंग स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाएगा। और वेल्डिंग स्ट्रेंथ कितना? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही मैंने वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा फोर्स बढ़ाया, 100 न्यूटन से ज़्यादा बढ़ाया, तो क्या आ जाएगा? तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चाहे आप फोर्स को अब फिर बढ़ाएं या घटाएं, कुछ भी करें, काइनेटिक फ्रिक्शन उतना ही रहने वाला है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? ये होता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ये मैंने नीचे क्यों लिया थोड़ा सा, ये थोड़ा सा नीचे क्यों शिफ्ट हुआ ग्राफ? इसलिए हुआ शिफ्ट क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि म्यू एस बड़ा होता है म्यू के से। अब काइने मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन वेल्डिंग स्ट्रेंथ, और ये है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन दोनों में सेम है, लेकिन म्यू एस थोड़ा सा बड़ा है म्यू के से। इसलिए तो जैसे ही फोर्स को वेल्डिंग स्ट्रेंथ से थोड़ा सा आगे आपने बढ़ाया, और ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये आ गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वेल्डिंग स्ट्रेंथ 100 न्यूटन है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 100 न्यूटन, क्योंकि मैं अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा तो 100 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। तो ये भी चीज़ यहाँ पर अपन ऐड कर सकते हैं, दैट मैंने कहा ना स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? 0 से वेल्डिंग स्ट्रेंथ तक। तो अगर यहाँ पर कहा जाए मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कितना होगा? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या कहा जाता है? साथ ही साथ इसको कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। उसके बाद काइनेटिक लगता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन काइनेटिक का वैल्यू भी इसी से कम ही होता है। अगर म्यू सेम लिया हुआ है तो बराबर हो सकता है, अदरवाइज कम ही होता है। तो इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम पॉसिबल स्टैटिक फ्रिक्शन, या हमारी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, वेल्डिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, सब हो गया, ग्राफ हो गया। तो ये आपका पूरा फ्रिक्शन एक तरह से कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब इनको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो भी बताता हूँ। एक दो छोटे मोटे एग्जाम्पल लूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं लूंगा, क्योंकि वी आर ऑलरेडी
वी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट द फ्रिक्शन, बेसिक्स ऑफ द फ्रिक्शन। क्वेश्चंस किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, बट कुछ यहाँ पर मैं अप्रोच आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड करना है बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेसेस। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फ्रिक्शन का बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि वहाँ पर वेल्डिंग होना ही चाहिए, और वेल्डिंग के लिए नॉर्मल रिएक्शन और रफ सरफेस होना ही चाहिए। तो नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट कर लें जिन सरफेसेस के बीच में आपको फ्रिक्शन आइडेंटिफाई करना है। फिर वेल्डिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लें, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ज़रूरी है वेल्डिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए। वेल्डिंग स्ट्रेंथ या जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह रहे हैं, वो कितना होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन पहले स्टेप में आ गया, तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ आ गया। अब नेट फोर्स जो कि रिलेटिव मोशन अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो फोर्स जो कि वहां पर वेल्डिंग को ब्रेक करने का काम कर रहा है, वो कैलकुलेट कर लें आप। जैसे कि यहाँ पर हमने सिंपली एक सिंगल फोर्स एफ लिया हुआ था, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह सिर्फ एक ही फोर्स एफ हो, बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेस भी हो सकते हैं जो कि किसी वेल्डिंग को ब्रेक करने की ट्राई कर रहे हो। तो वो सारे नेट फोर्स आप कैलकुलेट कर लें, और फिर वो सारे फोर्स को आप कंपेयर करें किससे, वेल्डिंग स्ट्रेंथ से। अब दो केसेस हैं, या तो वो नेट फोर्स वेल्डिंग स्ट्रेंथ से कम होगा, अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये वाला सिनारियो आ जाएगा हमारा, ये वाला, कि फोर्स इज लेस देन वेल्डिंग स्ट्रेंथ, यानी वेल्डिंग ब्रेक नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन उस नेट फोर्स के इक्वल होगा, उसको बैलेंस कर रहा होगा, उसके अपोजिट होगा, दैट्स इट। और अगर उससे ज़्यादा होता है तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पर होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स होगा, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट्स इट। तो ये सिचुएशन है। तो ये आपको किसी भी बेसिक क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए ये आपके लिए टिप्स हैं। अब कुछ छोटे मोटे एग्जांपल लेता हूं मैं एक दो। तो यह है कि अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल। कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2। द वेट ऑफ द ब्लॉक इज। सो यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि एक ब्लॉक है इस तरह का, इसका वेट हमें निकालना है। तो सपोज इसका वेट W है, वेट mg जो होता है वही वेट होता है, W नीचे लग रहा है, और इसको होल्ड करने के लिए कितना एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, 10 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है इसको होल्ड करने के लिए। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है ना, अलग अलग नहीं दिया हुआ, जैसा मैंने कहा था आपको म्यू एस और म्यू के अलग नहीं दिया हुआ, सिर्फ म्यू दिया हुआ 0.2। अब पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा हमारा, ये वॉल है, वर्टिकल वॉल है ये ध्यान रखें आप, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक का एफबीडी हम बनाए, तो ब्लॉक का एफबीडी बनाए, तो ब्लॉक पर इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। इधर प्रेस करेगा ये वॉल को, तो वॉल इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। वर्टिकल में क्या लग रहा है, इस पर W लग रहा है वेट, और अपोजिट में इसको होल्ड करने के लिए क्या क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और स्टेटिक लगेगा क्योंकि इसको होल्ड करना है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 10 न्यूटन के इक्वल आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, वेल्डिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करें, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू सिंगल दिया हुआ 0.2, 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 न्यूटन। तो यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन, 2 न्यूटन हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वेल्डिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो वेट है W, वेट ऑफ द ब्लॉक W, वो कितना होना चाहिए, वो 2 न्यूटन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा है, वेट ऑफ द ब्लॉक इज, ठीक है, टू जस्ट होल्ड, इट इज जस्ट होल्डिंग, क्योंकि 10 न्यूटन लगाया तो ये जस्ट होल्ड कर रहा है। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दूंगा तो शायद ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन जस्ट होल्ड करना है, यानी सिर्फ वेट को ये बैलेंस ही कर पा रहा है, इतना सही फ्रिक्शन है, यानी कि 2 न्यूटन इसका वेट होगा। क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग सकता है 10 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आने पर, वो 2 न्यूटन ही हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ रफ inclined plane making an angle 30 degree with the horizontal. The coefficient of the friction, static friction between the block and the plane is 0.8. If the frictional force on the block is 10 Newton, the mass of the block is. तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, बस सिनेरियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है इंक्लाइंड प्लेन पर, इसका मास हमें निकालना है, ये कितना दिया हुआ है हमें, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पर जो म्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर वेल्डिंग स्ट्रेंथ नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो ये mg साइन 30, ये हो जाएगा यहाँ से mg कॉस 30, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, mg
कॉस 30 के। तो ये m इंटू जी का वैल्यू 10 ले लिए, कॉस 30 √3/2 हो गया यहाँ से। तो ये कितना हो गया 5√3 इंटू एम। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब वेल्डिंग स्ट्रेंथ निकाल लें हम। वेल्डिंग स्ट्रेंथ म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.8 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ से 5√3। तो ये हो गया 4√3, 5√3 एम भी था, 4√3 एम। ये आपका वेल्डिंग स्ट्रेंथ आ गया। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज 10 न्यूटन। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितना है वो आप समझे, यहाँ पर 10 न्यूटन का है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली बैलेंस करना है एम जी साइन 30 को, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है यहाँ पर 10 न्यूटन का। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करें यहाँ पर एक चीज क्या है यहाँ पर, कि फ्रिक्शन फोर्स दे दिया है तो क्या इन सब का यूज होगा, इन सब का यूज ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपको सीधा सीधा क्या करना है यहाँ पर, मेकिंग एन एंगल द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर होने के लिए क्या होना होगा, एम जी साइन 30, ये सारे फोर्सेस बैलेंस होने होंगे ना, हैज टू बी इक्वल टू फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक ही होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पर अगर वो हमसे पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू एम जी मास की बताओ, तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन को वेल्डिंग स्ट्रेंथ के इक्वल करता, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल करता, लेकिन उसने तो यहाँ पर फ्रिक्शन ऑलरेडी दे रखा है। तो ये एम जी का वैल्यू 10 साइन 30 1/2 और फ्रिक्शन दे दिया है 10, ये कैंसिल आउट हो गया और एम आ गया यहाँ से 2 kg। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें ये इस इन सब का यूज आया नहीं। ओके, तो सीधा 2 kg आ गया। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ अच्छी तरीके से, यहाँ पर कि किस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा, इतना डिटेल में। और इस अप्रोच के साथ आपको आपको कई जगह ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, लेकिन इस कंसाइज तरीके से, इस कन्फाइंड तरीके से, कि जिस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाए तुरंत कि कहाँ पर यहाँ पर जो है फ्रिक्शन होगा, कहाँ नहीं होगा। इवन जो मैंने स्टार्टिंग में जो बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, ये जो आपको सिचुएशन दी थी, अगर इन सब का जवाब भी आप एक बार में बिना सोचे दे पा रहे हैं विद इन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, देन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अदरवाइज आप इस पूरे लेक्चर को गो थ्रू करेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स को, और आप टफ से टफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने की पोजीशन में रहेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि जब तक हमने क्वेश्चन देखा नहीं होता हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं होते। लेकिन जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हम प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे सिचुएशन के साथ कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कौन सा फ्रिक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, तो हम इसको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में रहेंगे। ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक दो एग्जांपल से मैंने बेसिक समझाने की कोशिश करी है। ये एग्जांपल इतने ज़्यादा सीरियस एग्जांपल नहीं थे, जस्ट कि किस तरह से आप अप्रोच करें। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम फ्रिक्शन पढ़ा है तो उनको ऐड ऑन करने के लिए मैंने ये चीज़ें आपको ये दो एग्जाम्पल दिए थे। अदरवाइज हम एक अलग लेक्चर रखेंगे जिसमें हम डिटेल में फ्रिक्शन के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। एक टू प्रॉब्लम का भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी गो थ्रू करें। ये पढ़ने के बाद आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम भी इजीली समझ में आएंगी। ओके, तो यहीं तक के लिए आज हमारा लेक्चर रखते हैं, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी, हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहें। और हमें सजेशंस भी आप दे सकते हैं, आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है डिस्कस करने चाहिए हमारे साथ। तो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।